नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के वो मुल्क जिन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की है, अब इसराइल को अपने जो बड़े इवेंट्स हैं उनसे बेदखल कर रहे हैं। और नॉर्वे ने कहा है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा रहेगा, उसको कोई भी कीमत चुकाना पड़े वो हर सूरत में फलस्तीन के साथ जब वो खड़ा होगा। और टर्की भी अभी निगोशिएशंस का जब हिस्सा बन रहा है, और टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप ने एक अहम तरीन मीटिंग की है जिसमें स्टीव विटकॉफ है, जिसमें जैरेड कुशनर है, जिसमें मार्को रूबियो है, और बाकी जो अहम ऑफिशियल्स है वो इसमें शरीक हुए हैं, जिसमें गजा डील जो है डिस्कस की गई है। और जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो मिडिल ईस्ट रवाना हो रहे हैं, मिस्र के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे पहले ये मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 48-72 घंटों के अंदर जो है वो ये डील फाइनलाइज हो सकती है। पिछले 2-3 दिन से वैसे यही कहा जा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये दोनों शख्सियात वहां से रवाना हो चुकी हैं, तो इनके आने पर बताया जा रहा है कि डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन कौन सी डील, आरजी डील या परमानेंट डील? परमानेंट डील के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त आप कह लें कि कंसर्न है कि कैसे इजराइल जब वो विड्रॉ करेगा, क्योंकि इस विड्रॉल का मतलब एक ऐसी डिफीट होगा जो एक सबसे बड़ी डिफीट है, और इजराइल जो है वो अपने कोलैप्स की तरफ फिर तेजी के साथ मजीद बढ़ेगा, क्योंकि उसकी हेजेमनी जो वो पूरी तरह से चैलेंज हो जाएगी। और अगर वो विड्रॉ नहीं करेगा तो फिर हमास बाकी शराब के ऊपर और सारे कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये काफी सेंसिटिव टाइम है, देखते हैं उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। यूरोप में जो हाउस ऑफ कार्ड है वो इस वक्त शेक कर रहा है, और जो फ्रांस का क्राइसिस है इससे पूरा यूरोप जो है, यूरोपीय यूनियन जो है वो पैनिक के अंदर है। क्योंकि अगर फ्रांस में कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है तो यूक्रेन वॉर के हवाले से जो सारी उनकी स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि फ्रांस जो है वो देखिए वो ओनली न्यूक्लियर पावर है। यूके यूरोप का हिस्सा नहीं है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोप का तो है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय यूनियन की इकलौती न्यूक्लियर पावर जो है वो फ्रांस है, और यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो इकलौता मेंबर है वो फ्रांस है। जर्मनी तो नहीं है, ना वो न्यूक्लियर पावर है, ना वो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। और फिर सबसे बड़ी इकॉनमी है फ्रांस, और सबसे बड़ी फौज है, सारा मामला है। तो अगर फ्रांस में कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है, और खासकर जैसे फार राइट है जो पॉपुलर हो रहा है, अगर वो आ जाता है तो सारी जो स्ट्रेटजी है इनकी यूक्रेन के हवाले से वो कोलैप्स कर जाएगी। आप समझ लें कि पूरा यूरोप जो है वो 180 डिग्री के डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जब वो चल पड़ेगा। जो फार राइट है उसका तो वैसे ही जो अलायंस है वो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के साथ है। वो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं यूरोप में यूक्रेन वॉर के, और अभी जो यूरोपीय यूनियन चाह रही है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना लिया जाए, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद हंगरी है। उनके साथ तो मैरी ले पेन जो फ्रांस के फार राइट लीडर हैं उनका अलायंस है, और उस मैरी ले पेन को ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन बहुत पैनिक में है कि अगर मैक्रोन फॉल करते हैं तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली, यानी पूरा यूरोप का रुख ही चेंज हो जाएगा। फ्रांस के बगैर वो, एक तो अमेरिका पहले साथ नहीं है, ऊपर से फ्रांस में तब्दीली आ गई तो ये यूरोप जो है ना वो यूक्रेन से नहीं लड़ सकता, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो वो देखिए मोल्डोवा में उन्होंने इलेक्शंस को रद्द-बदल किया, मोल्डोवा में, रोमानिया में, ठीक है ना, ये इन कंट्रीज में वो जो प्रो रशियन है या एंटी यूक्रेन वॉर पार्टीज हैं उनके इलेक्शंस को वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब खुद फ्रांस के अंदर तब्दीली आ रही है, यहां पर तो वो कुछ नहीं कर सकते, यहां पर तो वो कुछ मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पूरी तरह से हिलो में है। और इधर इजराइल भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो यूरोप का फार राइट है उसके साथ कोई अलायंस है वो बना लिया जाए, क्योंकि मैक्रोन तो फलस्तीनी रियासत के हामी है। तो ये एक बड़े डिफरेंट बात है, यानी मैक्रोन यहां पर फलस्तीनी रियासत के हामी है, वहां पर वो यूक्रेन जंग में बड़े सपोर्टर हैं। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है ना। यानी जैसे जर्मनी है तो जर्मनी यूक्रेन जंग में भी सपोर्टर है, इधर इजराइल की जंग का भी बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन मैक्रोन जो है उन्होंने यहां पर स्टांस कम से कम जब वो तब्दील किया है। तो इजराइल को मैक्रोन पसंद नहीं है, और उधर यूरोप चाहता है कि मैक्रोन हर सूरत रहे, तो इसलिए इजराइल जो है वो मैक्रोन के खिलाफ जो फार राइट है उसके साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले ईरान से जो हेडलाइंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन, इस वक्त ये खबरें तो आ रही हैं कि ईरान पर जंग, ये तैयारी सारी कुछ हो रहा है, लेकिन अब इसके साथ इससे बढ़कर कुछ और खबर आ रही है, और वो ये है कि क्या तैयारी किस सतह की हो रही है, स्ट्रेटजीज, प्लान्स किस तरह के बन रहे हैं। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो ईरान के जो ऑयल टैंकर्स है उन पर अटैक करने जा रहा है, ईरान की जो कमर्शियल शिपिंग है उस पर अटैक करने जा रहा है, उनको कैप्चर करने जा रहा है, और सैंक्शंस का जवाब बनाकर, भाई सैंक्शन लगी हुई है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। आगे से ईरान भरपूर तैयारी में है, और ईरान ने कहा है कि अगर एक भी ऐसा कोई इकदाम अमेरिका की जानिब से उठाया गया तो हम फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। ईरान टू रिस्पॉन्ड एज यूएस मूव्स टू टारगेट कमर्शियल शिपिंग। अमेरिका ईरान की कमर्शियल शिपिंग के ऊपर अटैक करने जा रहा है, और ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान प्रिपेयर है कि वो डिसाइसिवली रिस्पॉन्ड करेगा एनी अमेरिकन अटेम्प्ट जो कमर्शियल शिपिंग को रोकने की कोशिश करेगी अमिड राइजिंग टेंशंस इन गल्फ एंड द सी ऑफ ओमान। ये सारी तैयारी जो है वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है उसके दोनों तरफ में हो रही है, एक तरफ खलीज फारस में हो रही है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, यहां ये तैयारी हो रही है। ईरानियन टैंकर्स को ज़ाहिर खुले समुद्र में तो पकड़ नहीं सकते, यहीं पर पकड़ेंगे ना ईरानियन टैंकर्स, बाकी कमर्शियल जो सारे उनके जहाज आ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश है। तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसके अलावा ये क्या है? सो इंडिकेटर्स आए हैं, और ईरान ने ये
डिटेक्ट किया है कि जो अमेरिकन प्रिपरेशंस हैं वो देखी जा सकती है, यानी अमेरिकन प्रिपरेशंस, उनकी मूवमेंट, उनकी डिप्लॉयमेंट, ये ईरानियंस ने डिटेक्ट कर ली है टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ ईरानियन शिप्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सैंक्शंस को जवाब बनाकर। The response to any American action in this context will be swift and decisive. कोई भी अगर इस तरह का इकदाम उठाया जाता है तो हम फौरी जवाब देंगे और फैसला कुन जवाब देंगे। एनी अटैम्प्ट जिसमें ईरानियन जहाजों को टारगेट किया जाएगा, ये एक डायरेक्ट रिस्पांस पर होगा और एक जंग जो है वो यहां पर छेड़ देगा। अंडर स्कोरिंग ईरान रेडीनेस, ईरान की नेवी पूरी तरह से तैयार है, ईरान की आर्मी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। वाशिंगटन जो है वो प्रिपेयर कर रहा है ईरान के खिलाफ ये सारे इकदाम उठाने की। एंड यूएस वुड प्रोवोक अ रिस्पांस फ्रॉम तेहरान एंड हमारे पास वो कैपेबिलिटीज हैं, ईरान कह रहा है, जो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं एनी थ्रेट को। और गल्फ में हम अपने जो इंटरेस्ट हैं और सी ऑफ ओमान में उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ईरान का जो नेवल फ्लीट है और जो मिसाइल बेसेस हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और ये सदर्न कोस्ट लाइन के ऊपर वो सारे प्रिपेयर बैठे हुए हैं, आर रेडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो ये सूरत हाल यहां पर बन रही है, यानी वेनेजुएला के खिलाफ जो एक्शन है वो भी सिमिलर है, वहां पर भी इसी तरह के प्लान्स हैं। पहले उनकी कश्तियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी पोर्ट्स पर कब्जा करने की और एयरपोर्ट्स पर कब्जा करने की बकायदा तैयारी जब वो की जा रही है। तो यहां पर ईरान के जहाजों पर तो जाहिर है कि अगर वो एक जहाज पर अलाउ करते हैं तो फिर अमेरिका ज्यादा आगे बढ़कर मजीद पर भी करेगा। तो पहले ही जहाज पर आप देखिएगा कि ईरान का रिस्पांस आएगा, लेकिन क्या रिस्पांस है, यानी ये तो फिर जंग छेड़ने वाली बात हुई ना। अमेरिका का ये इकदाम जंग छेड़ने वाली बात है, अंडर डिफरेंट प्रोटेक्ट्स, जवाब कोई और है, जंग छेड़ने वाली बात है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी दुनिया के लिए और रीजन के लिए और पाकिस्तान, साउथ एशिया के लिए भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है यहां पर जो सूरत पैदा हो रही है। तो दिस इज अ रेसिपी फॉर वॉर। सर्बिया के प्रेसिडेंट का आप जरा एक स्टेटमेंट देखिए। सर्बिया जो फिलिस्तीन का बड़ा से बड़ा है, व्हेन कंट्रीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इट मींस इट विल एक्चुअली हैपन। सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर मुल्क जंगों की तैयारी शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जंग होगी। तो इसलिए वहां पर वर्ल्ड वॉर की तैयारी जब की जा रही है। यहां पर जो रशियन हिस्टोरियन है और थिंक टैंक है, उन्होंने क्या कहा है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो की बात उन्होंने की है। टर्किश मीडिया इसको कोट कर रहा है, अ मेल स्टॉर्म इज कमिंग, यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑन इजरायली टर्म्स, एज लॉन्ग एज नेतन्याहू प्लान लिखता है और ट्रंप उसको एडिट करता है, पीस इन द मिडिल ईस्ट विल ओनली रिमेन अ पॉलिटिकल थिएटर। कोई अमन नहीं होने वाला जब ये तमाशा जब चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर जब वो डिसाइड करते रहें। और रशियन जो फिलोसफर हैं, थिंक टैंक हैं, उन्होंने लिखा है इस बात के ऊपर कि वर्ल्ड वॉर 3 इज अहेड ऑफ अस। जो वाकयात हो रहे हैं फलस्तीन में, ईरान में, वेनेजुएला में, यूक्रेन में, ताइवान में, अभी ताइवान के सदर की क्या बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए हम नामजद कर देंगे अगर वो चाइना को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ पूरी अमेरिका को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि चाइना हमारे ऊपर जब कोई ताकत इस्तेमाल ना करे। और उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के साथ मुलाकात करके उनको यह बात बताऊंगा कि चीन किस तरह के इकदाम उठा रहा है और चीन से बिल्कुल जब नजरें नहीं हटनी चाहिए और पहला फोकस जब वो चाइना पर होना चाहिए। तो ये यानी सूरत हाल, तो वर्ल्ड वॉर 3 इसकी बातें इस वक्त चल रही हैं। तो बात यह है कि नाज़रीन, अगर अमेरिका इजराइल ये फैसला करते हैं कि उनको फलस्तीन के साथ पीस करना है, ईरान के साथ करना है, वेनेजुएला के साथ करना है, क्या वो नहीं कर सकते? फौरन यहां पर पीस हो जाएगा, फौरन कोई अच्छा सोल्यूशन सामने आ जाएगा फलस्तीनियों के साथ, ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ और बाकियों के साथ। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि फिर उनकी जो वॉर इकोनॉमी है वो नहीं चल सकती। फिर मसला यह है कि वो दूसरों की लैंड के ऊपर और दूसरों के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। फिर मसला यह है कि उनकी हेजेमनी जो है वो चैलेंज हो जाएगी और उनकी एरोगेंस जो है वो चैलेंज हो जाएगी। इसलिए ये जो डॉक्ट्राइन है ना, दूसरों के रिसोर्सेज कैप्चर करने वाली, दूसरों को कमजोर रखने वाली, ये एक एंडलेस वॉर है और ये चलती रहेंगी जब तक ये एम्पायर कोलैप्स नहीं हो जाता। अच्छा, अब आप देखिए फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर अटैक्स किए। सदरन गजा के अंदर 2 इजरायली फौजी जब मारे गए हैं, कल जो है वो 6 फौजी मारे गए, आज 2 मारे गए हैं। तो आप अंदाजा करें कि अभी भी उनका जब जाने नुकसान हो रहा है और आज आप कहें तो तीसरा साल शुरू हो चुका है जेनोसाइड का। नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल एज इजराइल्स गाजा जेनोसाइड एंटर्स 3rd ईयर। आज तीसरा साल जब शुरू हो चुका है और अब सवाल यह है कि जंगबंदी होगी नहीं होगी। तीसरा साल जब शुरू हो चुका है। दुबई से एक बड़ा इकदाम सामने आ रहा है। दुबई में एयर शो हो रहा था जिसमें से उन्होंने इजराइल को बेदखल किया है। दुबई एयर शो बार्स इजरायली फर्म्स अमिड टेंशंस ओवर गाजा वॉर, ये इंपॉर्टेंट है। और नॉर्वे ने कहा है कि वी डू नॉट फियर एनी रेपरकशंस, कोई भी हमारे खिलाफ कोई रेपरकशंस, कोई जो धमकियां में दी जा रही हैं, कोई भी इकदाम हमारे खिलाफ उठाया जाएगा उससे हम डरते नहीं है और हमारी जो पोजीशन है फलस्तीनी इशू के ऊपर वो इसी तरह से रहेगी। नेटफ्लिक्स ने क्या इकदाम उठाया? नेटफ्लिक्स ने, इजराइल ने कहा कि अक्टूबर 7 की जो डॉक्यूमेंट्री है वो वहां पर चलाई जाए, नेटफ्लिक्स ने रिफ्यूज कर दिया। यानी वो सारी जो फैब्रिकेटेड और सारा इनका प्रोपेगेंडा है। हालांकि ये रिपोर्ट साबित कर चुकी है कि इन्होंने खुद अपने लोगों पर अटैक किया। ये रिपोर्ट साबित कर चुकी है कि इनको पहले से ये अंदाजा हो गया था कि ये अटैक होने जा रहा है, लेकिन इन्होंने होने दिया ताकि एक जवाब बनाया जा सके। ये कैसे ये होंगे, ये कैसी लीडरशिप होगी?
जिन्होंने खुद अपने लोगों को मारा। दुनिया में ऐसा कौन करता है? तो नेटफ्लिक्स ने जो है वो रिफ्यूज किया है। टर्की में जो स्पेन एम्बेसी है उसने वहां पर एक चैरिटी इवेंट किया है फलस्तीन के लिए, और एक बड़ा अहम तरीन दौरा होने जा रहा है। पोप लियो जो है वो अपना पहला गैर मुल्की दौरा मिडिल ईस्ट का करने जा रहे हैं, जिसमें टर्की वो आएंगे और टर्की के बाद वो लेबनान आएंगे, ठीक है ना। ये बड़ा गैर मामूली दौरा यहां पर होने जा रहा है। और अभी आप देखें जो वेटिकन है उन्होंने बड़ी हार्श पोजीशन जब लेना शुरू कर दी है। अच्छा जी, अगर हम ट्रंप से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ट्रंप कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट में पीस के बहुत करीब हैं। अब ये पता नहीं कौन सा पीस है। और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वीक जो है वो ये कोशिश है कि एग्रीमेंट जो फाइनलाइज हो जाए, लेकिन इसकी कोई कंफर्म को पॉसिबिलिटी नहीं है। और ट्रंप ने मीटिंग की है स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, रोबियो और बाकी, और जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो वो मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। और इट इज लाइकली कि कतर और मिस्र जो है वो फाइनल टच देंगे, फिनिश करेंगे जो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं विद द अराइवल ऑफ कुशनर एंड विटकॉफ, ठीक है ना। तो उनके आने पर चीजें जो वो फाइनलाइज होंगी। बुनियादी पॉइंट्स वही हैं जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो सेंसिटिव इश्यूज हैं और वो तभी हल होंगे जब अमेरिका प्रेशर डालेगा। यहां पर ये आपस में बैठे रहे उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अमेरिका और ट्रंप ने क्या ऑर्डर किया है ये बहरहाल अभी आपको अगले 24-48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि उर्दुगान का ट्रंप से राब्ता हुआ है। उर्दुगान ने ट्रंप को क्या कहा है कि गजा में जो टॉनी ब्लेयर को लाना है, तो गजा की अथॉरिटी जो है, जो भी उसमें जो सुपरविजन है, वो टॉनी ब्लेयर नहीं मैक्रोन को दी जाए। वैसे ट्रंप मैक्रोन को पसंद नहीं करता है, तो उर्दुगान ने मैक्रोन का जब नाम लिया तो टॉनी ब्लेयर के ऊपर कोई राजी नहीं है, कोई एग्री है, ये फारिग हो जाएगा। हमास ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम टॉनी ब्लेयर को यहां नहीं चाहते, और मिडिल ईस्ट में कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि जो कुछ इसने इराक में किया है तो बड़ी डार्क हिस्ट्री है। तो टॉनी ब्लेयर जब फारिग हो जाएगा। अच्छा, टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो भी मिस्र जा रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, और टर्की अब इन मुज़ाकरात का बाकायदा हिस्सा है। और टर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो हमास की लीडरशिप के साथ मिस्र में मुलाकात करेंगे। टर्की ने जो है वो अपना डिफेंस जो बजट है वो बढ़ा दिया है, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा दिए हैं। 39% इजाफा हुआ है पिछले 9 महीनों के अंदर, 39%। ये टर्की के लिए बड़ी कामयाबी है। टर्की और सऊदी अरेबिया जो है वो रेलवे को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने एक डील की है, तो इनका काफी कॉपरेशन टर्की और सऊदी अरेबिया का आगे बढ़ रहा है। सीरिया में बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। सीरिया में जो अमेरिकी एनवॉय और सेंटकॉम और वो एसडीएफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उसका अब पता चल गया है क्या क्या वहां पर बातें हुई हैं। एसडीएफ जो है उसका नुमाइंदा दमिश्क आया है अल-शरा से मिलने के लिए, वहां पर मुलाकात हुई और उसके बाद यहां तो उसने आकर मुतालबा किया है कि जो वो रीजन है सारा यहां जहां पर एसडीएफ बैठी हुई है उसको एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाए, एक आजाद रीजन जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, आजाद एक इलाका उनके हवाले कर दिया जाए। ये वही एसडीएफ है जो डिसार्म होने के लिए तैयार हो गई थी, स्टेट में मर्ज होने के लिए तैयार हो गई थी। अब कह रही है हमें अलग किया जाए और खुद मुख्तार बनाया जाए, जैसे दुरूज कह रहे हैं। तो ये एसडीएफ जो है ये कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल की प्रॉक्सी है, तो डिसार्म होने पर एग्री हो गई थी। तो ये इजराइल और अमेरिका के बगैर ये मुतालबा हो ही नहीं सकता है। देखना, अमेरिकी इन्वॉय और सेंटकॉम जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उस मुलाकात के बाद एसडीएफ का नुमाइंदा दमिश्क आ रहा है और अल-शरा से मुलाकात के बाद ये मुतालबा सामने रख रहा है। तो सीरिया के लिए देखना बड़ा मुश्किल टाइम है। और टर्की ने जो एडवेंचर किया, अब आप देखिए कि सीरिया के वो हिस्से बखरे जब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखें सीरिया का मामला हल नहीं हो रहा है, वो वहीं पर अड़ा हुआ है, क्लैशेस होते रहते हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, वो स्टेबलाइजेशन की तरफ तो किसी सूरत नहीं जा रहा है। और वो कह रहे हैं अलग जाए वो कर दिया जाए, और दुरूज भी यही कह रहे हैं। तो इजराइल और उसके बगैर ये हो नहीं सकता। तो मिडिल ईस्ट के तमाम प्रॉब्लम्स का हल ये इजराइल है। इजराइल कभी भी सीरिया को स्टेबलाइज नहीं होने देगा, क्योंकि अब वो अपनी जंग का जो एक रुख है ना वो टर्की के खिलाफ भी मोड़ रहा है। तो टर्की को तंग करने के लिए ये सीरिया में डिस्टेबलाइजेशन जरूरी है, तो इसलिए इजराइल इसमें मुदाखलत जब वो करता रहेगा। टर्की को बोल्ड फैसले जब वो लेने हैं, और जब तक ये रीजन मुत्तहद नहीं होगा तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। अब आप देखिए जी यूक्रेन जंग से क्या खबर है। तो खबर यह है कि ट्रंप ने कहा है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो तमाक जो मिसाइल्स हैं वो देने जा रहे हैं। ये फैसला हो गया, ट्रंप ने अभी रिसेंटली कहा कुछ देर पहले। तो रशिया ने कहा है कि अगर ये मिसाइल देने जा रहा है अमेरिका, तो ये बात सुन ले कि तमाक मिसाइल जो है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी कर सकते हैं, तो आप वो मिसाइल दे रहे हैं जो न्यूक्लियर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए और हम भी फिर इसी हिसाब से एस्केलेशन करेंगे। तो उन्होंने न्यूक्लियर की बात जब कर दी है, और प्यूटन ने कहा है कि हमारे रिलेशन जब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर तमाक मिसाइल इधर डिलीवर होते हैं और आगे वो हमारे पर फायर किए जाते हैं। तो ये कशीदगी यहां पर बढ़ रही है जिसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अब जरा पॉलिटिको की खबर देखिए कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो पूरा यूरोप शेक कर रहा है। यूरोप्स हाउस इज ऑन फायर एंड फ्रांस जस्ट थ्रू अवे द हाउस। ब्रसल इज इन पैनिक, यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है पैनिक मोड के अंदर है, क्योंकि मैक्रोन की जो गवर्नमेंट है वो मेल्ट डाउन कर सकती है, इसके खतरात बढ़ रहे हैं और ये पूरा ब्लो अप होगा पूरे यूरोजोन को, पूरे यूरोप को। ये यानी अगर मैक्रोन गए तो फिर ये फटा है। फ्रांस इजंट जस्ट अ कंट्री, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं तो उसमें फ्रांस भी एक मेंबर है, लेकिन वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है बल्कि ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये ओनली न्यूक्लियर पावर है, ये ओनली सिक्योरिटी काउंसिल का ये मेंबर है। तो ये उनको पूरी तरह से जब वो पैरालाइज कर सकता है। एज मैक्रोन का जो इन्फ्लुएंस है वो रैपिडली इवेपोरेट कर रहा है कंट्री के अंदर, और चूंकि वजीर आजम आ रहा है जा रहा है, तो
सदर ने तो 2027 तक रहना है, लेकिन मुल्क के अंदर अब बेचैनी इतनी है कि वो वहां पर अब मुतालबात बढ़ेंगे कि मैक्रोन जो रिजाइन करे। तो जब लोग निकल आएंगे तो मैक्रोन कितनी देर तक उसमें रेजिस्ट कर सकते? अभी तो लोग उस तरह से निकले नहीं है। अगर फार राइट ने ये मुतालबा रख दिया, क्योंकि अब वो कहेंगे पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। अच्छा, पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, अगर इलेक्शन हो गए और उसमें फार राइट को ज्यादा सीटें मिल गई तो फिर मैक्रोन टिक नहीं सकता। तो ये मतलब यूरोप पैनिक में है। यूरोपीय यूनियन की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर जाएगी यूक्रेन की सपोर्ट के अंदर। चूंकि मैरी ले पेन जो है वो जाहिर है उन्होंने आकर रिप्लेस करना है। एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने कहा कि फ्रांस इज टू बिग टू फेल एंड टू ब्रोकन टू लीड। ठीक है ना, टू ब्रोकन टू लीड। मैक्रोन हाउस ऑफ कार्ड इज कोलैप्सिंग इन रियल टाइम। अब ये पॉलिटिको की रिपोर्ट है। और जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा किसी सूरत हम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अब जरा उनका सख्त तरीन ट्वीट देखिए। अब ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को चाहिए कि ये करे वो करे, तो उन्होंने कहा कि अब ये ज़ेलेंस्की बताएगा कि हंगरी के लोगों के लिए क्या अच्छा है। और ज़ेलेंस्की जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है ना, ब्लैकमेल कर रहा है। और हमारी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करने की और उसकी यूरोपीय यूनियन में उसको मेंबर बनाने की हमारी कोई नहीं है, और ना कोई ब्लैकमेल हमने कबूल किया ना करेंगे। और फिर यहां पर यूरोपीय यूनियन जो है वो ये तैयारी कर रही है कि हंगरी का जो वीटो है उसको बायपास करते हुए यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए। ठीक है ना, ये टेक्निकल वर्क वो कर रहे हैं। तो उस पर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन की ट्रीटी है उसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है। कोई भी मेंबर शामिल होगा तो सबके कंसेंसस से होगा, तो हमारा वीटो बायपास नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये किस सूरत नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मीडिया कैंपेन जो है वो हमारे खिलाफ चलाई जा रही है, ये सारा मामला। तो देखिए खुद यूरोपीय यूनियन का जो स्ट्रक्चर है वो चैलेंज हो रहा है। एक तरफ मैक्रोन और ऊपर से ये वाला मामला कि भाई वो तो पूरा स्ट्रक्चर ही चैलेंज हो गया ना, कि आप एक मुल्क को उठाकर उसको साइड पर करके अपनी चीज मनवाने जा रहे हैं। तो ये तो नहीं चलने वाला, बल्कि यूरोप को और ज्यादा क्राइसिस में धकेलेगा। लेकिन अब एक ऐसी वो जंग छेड़कर बैठ गए जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस वक्त मजीद सैंक्शन लगाने जा रहे हैं रशिया पर और रशियन डिप्लोमेट्स पर। चूंकि डिप्लोमेट्स तो यूरोप में हैं तो वो सैंक्शन मजीद लगाने जा रहे हैं। बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल है और सेंसिटिव है। वेनेजुएला से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से लेकर पैसिफिक, और साउथ एशिया में भी एक जंग कहीं ना कहीं जो पनप रही है। और अफ्रीका के हालात तो वैसे भी आपके सामने हैं। तो आज की जंगों का सिर्फ फर्क यह है कि उसमें जो कोर इश्यूज हैं वो इतने बड़े हैं कि उसको दुनिया हल करने में फेल हुई है। वहां पर नेटो की एक्सपेंशन, यहां पर इजराइल की एक्सपेंशन, और वहां पर ताइवान का इशू। तो ये जो कोर इश्यूज है ना वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज आलमी जंग के खतरात माजी की निस्बत, भाई वॉर ऑन टेरर में भी तो साथ साथ मुल्क अंडर अटैक थे, तब तो वर्ल्ड वॉर का कोई खतरा नहीं था। आज इसलिए है कि जो कोर इश्यूज हैं वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आप अपनी राय से लोग आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।